माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो पार्ट है उसका कंटेंट मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, उसी पीडीएफ से आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो वो कंटेंट मैं आपसे शेयर करता हूं सबसे पहले। ये कौन है? ओ किरी, एक सेकंड। টোয়েন্টি নাইন সেকেন্ড শিফটে ফিজিক্সের তিনটে কোয়েশ্চেনে চেঞ্জ হয়েছে, ম্যাথমেটিক্সের একটাতে চেঞ্জ হয়েছে। 29 সেকেন্ড से 25 मिनट। 29 सेकंड शिफ्ट तो ये ছিল। एक सेकंड बेटा। हेलो, मैंने आपको एक चीज भेजा है। मैंने भेजा है, ग्रुप में डालिए, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे हम एक बार। hey, बाबू एसी रिमोट। এখানে দিশানকে দেখতে পাচ্ছিস? 291 ही আছে, কোডটা চেঞ্জ হয়নি, কোড ফেলে চেঞ্জ করলো না। चार आंसर, चार ऑप्शन ही गलत था। ये सर भेज दिया ग्रुप में आपने, है ना? কি হলো, পাঠিয়েছিস? আসেনি? एक सेकंड। दोनों ही जाते जाते रुक गया, वो नेटवर्क का इशू जा रहा है। थोड़ा बड़ा है ना फाइल। एक सेकंड, बाहर खड़ा होता हूँ। চা বা কফি কিছু থাকলে দিত।
भेज दिया, चला गया, इसीलिए बाहर गया था मैं, ताकि आपके पास चला जाए, नेटवर्क का इशू हो रहा था। चलो, तो ये जो है मैंने शेयर करा अभी, इसको थोड़ा ओपन करिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग तो अभी सब कुछ पढ़ लिए हो, तो लेकिन मैं इसको जब पढ़ाया था, ये जो टॉपिक है, ये मैं एक एसआरजी टॉपर बैच में पढ़ाया था, जिसमें तब वो क्लास 11 का पहला 12 का पहला टॉपिक यही पढ़ाया था, ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट चीजों को, ठीक है ना। लेकिन ये है, और मेरा हैंड रिटन क्लास है, ये तो देख के समझ में आ ही रहा है कितना शानदार हैंड राइटिंग है, उसी से तो समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए ये जो कंटेंट है, एक बार इसको देखिए। मैं बहुत सारी चीजें लिखा है एडिशनल, लेकिन मेन कंटेंट जो है वो ग्रीन कलर से है, जो मेन कंटेंट है वो ग्रीन कलर से है। इसके ऊपर मैंने जो भी कलर देना है, वो बाकी सब डिस्कशंस किया है, वो मैंने अलग से किया है, समझे ना। मेन कंटेंट इज एसेंशियली इन ग्रीन कलर, ठीक है। शुरू करी, अभिनंदन कुमार, कैन वी स्टार्ट। इफ्फत मैडम आपको मिल गया, भेज दिया ग्रुप में। हाँ Yes, sir, got it. हाँ, अब मेरा हैंडराइटिंग बहुत शानदार है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है। कि कैटरपिलर एग्जाम कब है? 19th। तुम लोगों का 16 से एग्जाम चालू हो रहा है, 16 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है। सिलेबस 11 का हाफ, अभी सिलेबस भेज देते हैं आपको। ये सिलेबस के आधार पे आपका एग्जाम होगा, सबके पास चला जाएगा। मैं तो हर किसी को ओपन, एक 16. क्या हुआ? ये है आपका पठी दीजिए दाओ। ये एग्जाम आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एन एग्जामिनेशन दैट इज ओपन फॉर ऑल, एंथूज, लीडर, अचीवर, बूस्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन फॉर ऑल। तो ये एग्जाम जो है 16 से हम लोग चालू करेंगे। इसमें 11 का सिलेबस का हाफ पार्ट पूरा है, ठीक है। और एक एग्जाम है जिसमें 11 का सेकंड पार्ट है, फिर 12 का फर्स्ट पार्ट, 12 का सेकंड पार्ट, और फिर टोटल सिलेबस। ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर बनेगा 16 का, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। अगर किसी को ये पेपर देना है तो इधर आके बैठ के देना है, घर लेने के लिए ये पेपर मैं नहीं दूंगा। समझ में आया? समझ लीजिए। और এটা অ্যানাউন্স করিয়ে দিতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে সবাইকে, এটা আমি এদেরকেও দিয়ে দিই। ठीक है, अभी देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये जो चैप्टर है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स दिया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, एनसीईआरटी का लाइन है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ, प्लांट वाइरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। अभी आपको वायरॉइड्स और प्रियॉन्स पता है, सो मैं वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के अंदर जा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं पहले उसको पढ़ाया था, इसीलिए दूसरे कलर में लिखा हुआ है। ऊपर देखो प्रियॉन्स लिखा हुआ है, वायरॉइड्स लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपल नो दिस ऑलरेडी। इसके बाद आ रहा है, देखो इसका हैबिटेट जो है, ये हर जगह पे रहता है ना। अभी बोला जाता है कि एवरी रीजन है ना, वेल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे थर्मल वेंट्स, गीजर, अंडर थिक लेयर्स ऑफ आइस और स्नो, एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट्स, हर जगह पे ये रह सकता है, ये तो आपको पता ही है। माइक्रोब्स, हाँ बॉशक सर के डॉक्टर एक बार, ठीक है, हर जगह पे ये रह सकता है। अब जरा देखिए, नॉर्मली इनविजिबल टू द नेकेड आई, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नॉर्मली इनविजिबल टू द नेकेड आई, बट व्हेन दे आर ग्रोन ऑन द कल्चर मीडिया दे बिकम विजिबल। तो उसी तरह से मैंने देखो कल्चर मीडिया लिखा है, अगर मीडिया, ब्लड अगर मीडिया, मैकॉन्किस मीडिया, 3 एग्जांपल लिखा है मैंने। कल्चर मीडिया देखा आपने, अभिनंदन पेचिस। अब ये कल्चर मीडिया में अगर मीडिया अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एगारोस जेल बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अपना सिलेबस में है। तो एगारोस द हेटेरोपॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, ये हम लोग को पता है, तो इसीलिए मैंने उसको तवज्जो दिया, ठीक है, अगर मीडिया। अब देखिए क्या फॉर्म करेगा, बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मेशन होता है, विजिबल टू द नेकेड आई।
जब बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्मेशन होगा वो मीडिया में ग्रो करवाने के बाद then it is visible to the naked eye, है तो हो गया। जो इनविजिबल है वो becomes visible, कैसे वो हो गया। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज में अगर आप जाओगे, दो स्लाइड उठा लीजिए, पेज नंबर 3 पे जाइए, स्लाइड नंबर 3 पे जाइए। स्लाइड नंबर 3 पे देखिए, डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया के बारे में बात किया गया। पोशाक सर, हम ठीक है माय डियर। अब देखिए शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, है ना। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉकस है, बैसिलस है, विब्रियो है, स्पिरिलम है और स्पाइरोकेट है। तो स्पाइरोकेट का एग्जांपल भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखो स्पाइरोकेट का फोटो दिया हुआ है, उस पे पेरिट्रिकस स्पिरिलम लिखा हुआ है, देखो। और जिसका एग्जांपल है ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है ना। तो ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। अब इसमें मैंने बोला ना, मैं बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाया, तो यही है। और उसके नीचे देखो टीटू फज का फोटोग्राफ दिया हुआ है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, टीटू फज का आपके पास दो फोटोग्राफ है। नंबर 1 बैक्टीरियोफाज का, नंबर 1 पेज नंबर 26 वॉल्यूम 1। नंबर 2 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सेकंड पेज। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सेकंड पेज का फोटोग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट। कैनो? बिकॉज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो फोटोग्राफ है माय डियर, उस फोटोग्राफ में बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंटिंग दिया हुआ है। लेकिन वॉल्यूम 1 का जो पेज नंबर 26 है उसमें पॉइंटिंग ज्यादा नहीं है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? पॉइंटिंग ज्यादा है जो वॉल्यूम 2 का पॉइंटिंग है, माइक्रोब्स वाला पॉइंटिंग वो ज्यादा है, ठीक है। उसमें प्रॉन्ग्स है ना, पिन है, प्लेट है ना, नेक है, कॉलर है, फुट है, हेड है, ये सब स्ट्रक्चर्स है। लेकिन माने वॉल्यूम 1 का जो एनसीईआरटी है उसमें उतना नहीं है। करेक्ट? ये क्लियर हो गया हर किसी के लिए? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, मैंने शुरू करा। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए, ग्रीन कलर का स्लाइड, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब स्लाइड नंबर 4, ठीक है ना। उसमें देखो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है। सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, हर किसी को पता है। उसमें लैक्टोज है ना, दैट इज मिल्क शुगर, देखो ब्रैकेट में रेड में लिखा हुआ है, विच इज कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड, है ना। और उसमें तुम्हारा ये आता है, एक सेकंड, हाँ हो गया। तो अब कोआगुलेशन ऑफ मिल्क हो गया। कोआगुलेशन ऑफ मिल्क में देखो केजिन बना है, देखा केजिन बना है। केजिन इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, वो मैंने लिखा, और अ कंप्लीट प्रोटीन। कैनो? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये मैंने पढ़ा दिया था, तो इसीलिए मैंने उस तरह से लिखा। और देखो ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हुआ, ये जो बना, उसमें देखो लिक्विड पार्ट है और कर्ड है। दही अगर बनेगा तो लिक्विड पार्ट भी होता है, कर्ड भी होता है। एम आई क्लियर? तो ये जो लिक्विड पार्ट है ना, या तो छेना जो बनता है उसका जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड वे प्रोटीन। कर्ड का जो पानी है या तो छेना का जो है दैट इज वे प्रोटीन। देखो लिखा है वे प्रोटीन, वो बिल्डिंग अप ऑफ मसल्स बिल्डिंग के लिए लगता है। जो लोग देखोगे वो सब क्या करता है, जो मैं नहीं करता, बॉडी बिल्डिंग वो सब करते हैं ना, तो वो लोग वे प्रोटीन खाते हैं, है ना। तो वे प्रोटीन किस लिए है? मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ देखो कर्ड है, कर्ड से क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्ड, विटामिन B12 एनरिच्ड, विटामिन B12 का सोर्स है, समझे ना। तो इसीलिए ये डिस्कशन मैंने करा। देखो नीट 2018 लिखा भी हुआ है, क्योंकि नीट 2018 में पूछा गया था कर्ड, समझे ना। और उसके नीचे देखो विटामिन B12 के बारे में बहुत सारे चर्चा है, ये पढ़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट स्लाइड हटा दीजिएगा, है ना। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 5 जो है, इसको नहीं करना है, क्योंकि उस पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सब कुछ है, विटामिन B12 के बारे में चर्चा है, जरूरी नहीं है ये पढ़ना। लेकिन फिर स्लाइड नंबर 6 में चले जाइएगा आप लोग, और स्लाइड 6 में चले जाके आप देखिएगा कर्ड चीज, ठीक है ना। देख रहे हो ना, कर्ड और चीज। कर्ड क्या है? अनफर्मेंटेड सिंपल कोआगुलेटेड प्रोटीन ऑफ मिल्क। अनफर्मेंटेड, कर्ड इज अनफर्मेंटेड, समझ में आया। लेकिन फर्मेंटेड क्या हो जाएगा? चीज। तो चीज और कर्ड में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? कर्ड इज अनफर्मेंटेड whereas cheese is completely fermented। और उसी पे देखिए there are two types of microbes which are responsible for the fermentation and ultimately it will form two different types of cheese। देखा आपने, स्विस चीज है और रॉकफोर्ट चीज है। और स्विस चीज अब देखिएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो उसके अंदर से वो होल्स मिलेंगे, और उसका बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। whereas अगर रॉकफोर्ट चीज के लिए बारे में बात करेंगे, वो फंगस इज रेस्पॉन्सिबल जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी।
বুঝতে পারলে? तो स्विस चीज एंड की नाम होता है रॉकफोर्ट चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्विस चीज इज ड्यू बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, है ना, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, और रॉकफोर्ट चीज इज बाय द एक्शन ऑफ फंगस, दैट इज की नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। বুঝতে পারলি? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और कर्ड और चीज में डिफरेंस क्या है? कर्ड इज अनफर्मेंटेड, चीज इज फर्मेंटेड। हो गया, लो डन हो गया, और कुछ नहीं करना है। लार्ज होल्स आर फॉर्म ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। योगर्ट, योगर्ट देखिए, योगर्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस एगुलुआर्की। इट इज पार्टली फर्मेंटेड कर्ड। कर्ड इज अनफर्मेंटेड, पार्टली फर्मेंटेड कर्ड होएगा लो योगर्ट, कंप्लीट फर्मेंटेशन होएगा लो तो चीज, है ना। तो ये याद रखना है आपको। और इट इज मोर एसिडिक देन कर्ड, याद रखिए, क्योंकि फर्मेंटेशन थोड़ा हुआ है, मोर एसिडिक देन कर्ड। बटर मिल्क आप नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, वो कंप्लीटली स्किम्ड मिल्क है ना, उसमें सब कुछ निकाल दिया गया, लिपिड को निकाल दिया गया कंप्लीटली। सो मिल्क माइनस लिपिड देखो लिखा हुआ है, लेकिन इसका ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, लैक्टोबैसिलस पढ़ना है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इसमें काम करता है, इसको सोच लेना। तो बटर मिल्क इज अ कंप्लीटली स्किम्ड मिल्क, जो एग्जाम का क्वेश्चन अगर बटर मिल्क पूछा गया, जनरली आई डोंट थिंक बटर मिल्क विल बी आस्क्ड, क्योंकि एखाने एडिशनल पॉइंट्स भी है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। फिर चले जाइए स्लाइड नंबर 8, उसमें सावर क्रीम लिखा हुआ है, एकदम नहीं पढ़ना है। सावर क्रीम लिखा हुआ है, एकदम नहीं पढ़ना है, समझ में आया? अब आते हैं ब्रेड में। ब्रेड इंपॉर्टेंट है, स्लाइड नंबर 8 में ही लिखा हुआ है ब्रेड। अब देखिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविशी इज द फंगस, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेकर्स यीस्ट। और इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविशी को जब हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करेंगे तब हम लोग क्या कहेंगे? ब्रूअर्स यीस्ट। तो एक है बेकर्स यीस्ट, एक है ब्रूअर्स यीस्ट, राइट? तो सो बेकर्स यीस्ट में आप देखिएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविशी used and grown on molasses for producing baker's yeast। हो गया। अब ये इससे ब्रेड बनता है, तो बेकर्स यीस्ट डन हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन बेकर्स यीस्ट। उसके बाद देखिए डोसा इडली उत्तपम, है ना, डोसा इडली उत्तपम, उसमें देखो फर्मेंटेड राइस एंड ब्लैक ग्राम्स, देखो लिखा हुआ है फर्मेंटेड। एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं है फर्मेंटेड राइस एंड ब्लैक ग्राम्स, लेकिन मैंने लिखाया फर्मेंटेड राइस एंड ब्लैक ग्राम्स। ये मिलके एक ऐसा पेस्ट बनेगा जिसको कहते हैं डाउ, DOUGH। जो आप देखोगे डोसा जो प्लेटर में ऐसे ऐसे करता है ना, और उसको फिर गर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाउ। उसको फर्मेंट करना पड़ता है ऑलमोस्ट 18 आवर्स, कितना लिखा है देखो तो, हाँ 3 to 12 आवर्स है। तो ल्यूकोनोस्टॉक देखो, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, दीस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। बुझते पेरेছো? सो एनसीईआरटी में इडली डोसा उत्तपम इसके बारे में चर्चा है, लेकिन उसको कैसे बनाया जाता है, डाउ को कैसे बनाया जाता है ये नहीं लिखा है, मैंने ये लिख दिया। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ डाउ, क्लियर हो गया? फिर आप देखिए नीचे स्लाइड नंबर 9 में जाइए तो ताड़ी मिलेगा आपको, टॉडी जिसको कहते हैं। पाम सैप जो है ना, पाम सैप जो है उसमें हम लोग अल्कोहल फॉर्मेशन करवाए बाय फर्मेंटेशन, ठीक है ना। उसमें भी हम लोग ब्रूअर्स यीस्ट यूज करते हैं, मतलब सैक्रोमाइसिस यूज करते हैं, समझ में आया? तो टॉडी तो आपको समझ, पाम प्लांट और ये खजूर का प्लांट सेम नहीं है। खजूर का प्लांट इज डेट प्लांट और पाम प्लांट इज समथिंग डिफरेंट। ताल गाछ, तालेर रसेर ফার্মেন্টেশন হচ্ছে তাড়ি, ওই জন্য তাড়ি নাম, नेम इज ताड़ी बिकॉज तालेर रसेर फर्मेंटेशन। बुझते पेरेছো? विनेगर, अब देख लीजिए विनेगर कैसे बनेगा? फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल, देखो फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जिसका नाम है एसिडोबैक्टर एसिटी, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइक्रोब्स यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे क्या है? फर्मेंटर्स यूज किया जाता है। तो अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ये सब बनाता है। एनसीईआरटी का डिस्कशन है पूरा। फर्मेंटेड ब्रीवरेजेस में देखो इस SC1 है सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, उसको क्या कहते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट, देखो लिखा है यूज फॉर फर्मेंटिंग क्या है? मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूस करेंगे तो वाइन बनेगा, मॉल्टेड सीरियल्स करेंगे तो बाकी सब बनेगा। गॉट माय पॉइंट? हुई जिस तो अब देख चले जाओ, क्या न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, देखो पूरा है। बार्ली मॉल्ट होगा तो बियर बनेगा, राई मॉल्ट होगा तो जिन बनेगा, पोटैटो से वोडका बनेगा, फर्मेंटेड सीरियल से विस्की बनेगा। 50% लिखा हुआ है क्या? अल्कोहल परसेंटेज। उसमें देखो मोलासेस से बनेगा रम, है ना, 60%, और फ्रूट जूसेस से बनेगा वाइन एंड ब्रांडी। द हाईएस्ट इज ब्रांडी, देखो 60 to 70%। एग्जाम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम अल्कोहल परसेंटेज इज फाउंड इन ब्रांडी। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? पर की समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फिर देख, एंटी पाम ट्री गिव्स अस आइस एप्पल्स और बोथ आर डिफरेंट है बेटा। पाम ट्री, हाँ आइस एप्पल्स, हाँ पाम ट्री से ही आता है बेटा। पाम ट्री की ताल शांस যেটাকে আমরা বলি, दैट इज आइस एप्पल, है ना। या नाम आइस एप्पल है, मुझे याद नहीं था, अभी इसने लिखा इफ्फत ने तो मुझे याद आया कि अच्छा उसी को आइस एप्पल कहते हैं, भूल गए थे। और वुड एप्पल किसको कहता है पता है?
वुड एप्पल, বেল, গুড, বেল। বেলের সাইন্টিফিক নামটা ভুলে গেলাম কেন? বেলের সাইন্টিফিক নামটা ভুলে গেছি। ও মনে আছে, ভুলবো কি করে? नहीं भूलेंगे, ईगल मर्मेलस बेल का साइंटिफिक नेम है। ईगल मर्मेलस, AEGLEMER, मर्मेलस MERMELOS, ईगल मर्मेलस। चेक कर, मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? हो सकता है मैं भूल गया। मार तो ईगल मर्मेलस, AEGLE, ईगल। क्या बेल का মারবো চর গালে না? হ্যাঁ, আমি বলছি এটা तो वुड एप्पल, इंडियन वुड एप्पल तो एगल मर्मेलस ही है। तो मिला, एगल मर्मेलस मिला। यस नहीं, ठीक है, चलो एंटीबायोटिक्स। चलिए एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या लिखा है? सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ एज वेल एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेंस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेंस क्या बोले थे? बिकॉज बैक्टीरिया हैज टू मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन्स, तब जाके इन्फेक्शन बढ़ता है, समझे ना? सो इसीलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया। देखो पाशे में बैक्टीरिया लिखेছি, बगल में मैंने बैक्टीरिया लिखा है। ए अभिनंदन, তুই কনসেন্ট্রেট করছিস? हाँ, अब देख, अब देख, फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेटेड वाज पेनिसिलिन। कहां से आया था? पेनिसिलियम नोटेटम से आया था। एंड इनहिबिटेड द फॉर्मेशन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, है ना? अब जरा देखिए, नहीं एनसीईआरटी में एक अन्य कॉन्सेप्ट लिखा আছে, তুই পড়তো একটুখানি পেনিসিলিনটা ওই যে নিচের দিকে আছে, দেখ। স্ট্যাফাইলোকক্কাস, এখানে দেখো আমি লিখেছি স্ট্রেপ্টোকক্কাস অরিয়াস, কিন্তু প্রথম ডিসকভার যখন হয়েছিল তখন স্ট্যাফাইলোকক্কাসের উপর ডিসকভার হয়েছিল। এটাকে চেঞ্জ করে নেবে, ঠিক আছে? एनसीईआरटी में जो है उसको लेके चलना पड़ेगा ना। तो ये स्टेफाइलोकॉकस, एटाই আমি বলছিলাম, ठीक है? ये चेंज कर लेना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 डिस्कवर किया था। उसके बाद अर्नेस्ट चेन, हार्वर्ड फ्लोरी, है ना, फर्स्ट यूज एंटीबायोटिक सक्सेसफुली। ওই জন্য 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर এটা খুব ইউজ হয়েছিল, है ना? उसके बाद 1945 में क्या हुआ? इन तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में, ठीक है? उसके नीचे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इससे कुछ डिजीजेस जो है अपना सिलेबस में है, इसीलिए। देखो पेनिसिलिन, दोनों सोर्स लिखा है, नोटेटम एंड क्राइसोजेनम। क्राइसोजेनम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, मैंने बताया। और उस पे टॉन्सिलाइटिस, गोनोरिया, रूमेटिक फीवर, ये सब हो रहा है। और रूमेटिक फीवर और टॉन्सिलाइटिस दोनों एक ही बैक्टीरिया के लिए होता है, सीवियर टॉन्सिलाइटिस जिसको कहते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिकस। देखो मैंने लिखा है ऊपर ब्राउन कलर से, देखा आपने? और फिर देखो ग्रीसोफल्वम, पेनिसिलियम ग्रीसोफल्विन, है ना? रिंगवर्म अपने सिलेबस में है ना, रिंगवर्म, इसीलिए मैंने इसको दिया है ग्रीसोफल्वम, समझे? बाद में तुम नहीं बोलोगे कि रिंगवर्म का ट्रीटमेंट के लिए पूछा गया और एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सर ने पूछा, सर ने नहीं पढ़ाया। मेरे फाटिए दो वो एकदम কি বললাম? चलो फ्यूमाजिलिन, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है? इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्यों लिखा मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? का मतलब वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। जब भी देखोगे आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाते हो, जैसे सोडियम क्लेवुलेट जब खाते हो 625, तो क्या होता है? पेट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों? पेट का जो गुड बैक्टीरिया है उसको ही मार देता है, समझे ना? इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वो कुछ देखता नहीं है। और फिर क्या लिखा है? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियस। टाइफाइड सिलेबस में है अपना, हुपिंग कफ है तो हुपिंग कफ दे दिया, देखो, ठीक है ना? बॉर्डेरिला पर्टुसिस वो सब तो लिखा है, तो सब हुपिंग कफ का नाम, वो तो ठीक है। फिर जेंटामाइसिन देखो, माइक्रोमोनोस्पोरा परफ्यूरिया, एक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल का जिक्र है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना? The native plasmid of E. coli does not contain resistant to antibiotics like ampicillin, tetracycline, kanamycin and chloramphenicol। মনে আছে তো সেন্টেন্সটা? 199। क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, यूटीआई में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ठीक है ना? ये सब हो गया। अब टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं पढ़ना है। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, उसका मोड ऑफ एक्शन मैंने पढ़ाया, लेकिन जरूरी नहीं है, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। तो स्लाइड सीधा निकाल के आप चले जाइए, स्लाइड नंबर एकदम 17 पे चले जाइए। समझ में आया? वो पार्ट एडिशनल पार्ट था जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है? सीधा स्लाइड नंबर 17 पे जाइए और देखिए सिंगल सेल प्रोटीन दिया हुआ है।
सिंगल सेल प्रोटीन आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखाया क्योंकि माइक्रोब्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। समझे? उसमें देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, फिलामेंटस फंजाई, एल्गी कैन बी कल्चर्ड ऑन कमर्शियल स्केल एंड आर यूज्ड फॉर द फूड सोर्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट, फिलामेंटस फंजाई, एल्गी, सबका एग्जांपल दिया हुआ है। देखा आपने? बैक्टीरिया मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, साइनोबैक्टीरिया स्पिरुलिना, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए लिखा हुआ है देखो, दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आ जाओ ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशी, फिर आ जाओ फिलामेंटस फंजाई लाइक फ्यूजेरियम ग्रामिनिफॉर्मी, फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, आई एम सॉरी, फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, देखा आपने? और फिलामेंटस फंजाई, ये बहुत कम जगह में लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल एक्स्ट्रा दिया। एल्गी में क्लोरेला, ये तो आपको पता ही है। स्पिरुलिना, क्लोरेला, ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन उसको छोड़ के भी जो मैंने बताया इसको जरूर पढ़ लेना बेटा। तो सिंगल सेल प्रोटीन का बेनिफिट क्या है देखिए, उसके नीचे सिंगल सेल प्रोटीन का बेनिफिट क्या है, छोटा और थोड़ा प्रोटीन से बहुत ज्यादा ये मिल जाता, कैलोरी मिल जाता है, ये तो आपको पता ही है। बहुत कम लेना पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स है वो। हो गया। इसके बाद नीचे चले जाते हैं हम लोग, सीधा जाइए, केमिकल्स लिखा हुआ है देखिए स्लाइड नंबर 18 में, केमिकल्स देखा आपने? केमिकल्स में ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, हालांकि ग्लूकोनिक एसिड एनसीईआरटी में नहीं है, ग्लूकोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो ये इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दिया हुआ है, कोई दिक्कत बुझे गए चीज? এই লিস্টটা পড়তে হবে, এটা মাইক্রোবস, এটা ম্যাচ द कॉलम का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ मैच द कॉलम। अब आते हैं नीचे, इसका नेक्स्ट स्लाइड हटा दीजिएगा, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो हटा दीजिए, नीचे जाइए, मिलेगा आपको, एक सेकंड, सब मिलेगा आपको। आप जाइए अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक सेकंड, अच्छा चलिए अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, हाँ ठीक है जी, नहीं ऊपर स्लाइड नंबर 20 में जाइए ना, स्लाइड नंबर 19 पे ही रहिए, स्लाइड नंबर 19 पे ही रहिए, बहुत हिजीबिजी है वो स्लाइड, देखो, देखा आपने? उस पे देखो एंजाइम्स क्या क्या मिलेगा, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेक्टिनेज, लाइपेज, ये चार्ट दिया हुआ है। उसके नीचे अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, साइक्लोस्पोरिनेज, स्टैटिन्स, ये दिया हुआ है, देखा आपने? अब सीधा कुछ नहीं करना है, नीचे चले जाइए, देखिए स्लाइड नंबर 21 पे जाइए, देखिए एंजाइम्स प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोब्स, उसमें जाइए, मिला आपको? अब उसमें देखिए सबसे पहले प्रोटीएज, प्रोटीएज का क्या काम है, पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक करना, पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करना, यही काम है प्रोटीएज का। क्या काम में आता है? अल्टीमेटली क्लीनिंग ऑफ बियर, है ना, बियर को क्लीन करना है, विस्की को क्लीन करना है, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेड, ब्रेड को सॉफ्टन करना है, क्योंकि उसे प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है ना, मीट को सॉफ्टन करना है, मीट में प्रोटीन है ना, तो उसको ब्रेक करके वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स एंड रिमूविंग ऑफ, माने डिटर्जेंट्स में लाइपेज एंड प्रोटीएज दोनों रहता है, लाइपेज लिपिड चेन को हटाता है, प्रोटीएज प्रोटीन चेन का प्रोटीन चेन को हटाता है ना? तो प्रोटीएज का फंक्शन जितना भी है, फंक्शंस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर करना है आपको। फिर देखिए पेक्टिनेज, पेक्टिनेज क्या करेगा, पेक्टिनेज ब्रैकियोमाइसिस फल्वा, वहां से ऑब्टेन किया जाता है, समझे ना, ब्रैकियोमाइसिस फल्वा से ऑब्टेन किया जाता है माय डियर। along with protease they are also used for clearing the fruit juices, কেন পেকটিনেজ ফ্রুট জুস কে ক্লিয়ার করে তার কারণ নেক্সট পেজে দেওয়া আছে, পেজ স্লাইড নাম্বার 22 তে। बिकॉज फ्रूट राइपेंड होगा तभी उसका जूस बनाया जाएगा। तो राइपेंड फ्रूट पे क्या होता है, मिडिल लैमेला का डिसॉल्विंग, मिडिल लैमेला ऑफ द फ्रूट मस्ट ऑफ द प्लांट सेल मस्ट डिसॉल्व टू फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, टू गेट द फ्रूट राइपेंड, समझे ना? तो मिडिल लैमेला का कंपोजिशन में क्या है, पेक्टिन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट है, इसीलिए पेक्टिनेज इज रिस्पांसिबल फॉर क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस, बुझते पेरेছো? बिकॉज वो पेक्टिन का जो सोर्स है उसको ब्रेक करेगा, मिडिल लेवल का जो सोर्स है वो ब्रेक करेगा, समझ में आया? तो इसीलिए इट हैज बीन यूज्ड। तो एंड देन मिडिल लेवल का कंपोजिशन देखा आपने। अब उसका देखो पूरा रीजन मैंने दिया, एजर्शन रीजनिंग अगर पूछा गया तो 100% तू आंसर कर सकता है, समझे ना? देख, फिर देख लाइपेज, आपको पता ही है कैंडिडा लाइपोलाइटिका से निकलता है लाइपेज, और फिर लाइपेज का यूज तो आपको पता ही है। मैं नीचे चला जाता हूं, उसमें साइड नंबर 23 में आप देखिए, ये माइसेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड को ब्रेक करता है, देन दे डाइजेस्ट, है ना? तो इसीलिए वो लिपिड स्टेन को भी रिमूव करता है। सो लाइपेज आर यूज्ड इन द डिटर्जेंट्स, राइट? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट जाइए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज तो आपको पता ही है, हाँ? स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम लोग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहते हैं, टीपीए, देखो स्लैश देखे लिखा हुआ है। एनीवे, तो स्ट्रेप्टोकोकस से हम लोगों को मिलता है, क्लॉट बस्टर के जैसा ट्रीट होता है, और क्लॉट बस्टर के जैसा ट्रीट होगा रप्चरिंग ऑफ क्लॉट्स, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, यूज ऑफ एंजाइम्स में, याद करिए। तो ये क्या करेगा, एकदम नीचे चले जाइए, ज्यादा नहीं करना है, मायोकार्डियल इंफाक्शन में ट्रीट करना है, समझे ना? मायोकार्डियल इंफाक्शन में हम लोग ट्रीट करते हैं। तो स्लाइड नंबर 25 में जाइए, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज केस 1 एंड केस 2, देखो
अगर स्ट्रेप्टोकाइनेस रप्चरिंग ऑफ क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लॉट माने कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में कोरोनरी आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो गया बाय क्लॉट, उसके लिए वी कैन यूज स्ट्रेप्टोकाइनेस, है ना। ऑन द अदर हैंड यदि केवल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया, केवल लेयर बन गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैटिन। स्टैटिन का सोर्स क्या है? स्टैटिन का सोर्स है मोनास्कस परप्यूरियस, एंड मोनास्कस परप्यूरियस उस कंडीशन में इट्स अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो दैट इज यूज्ड। देखो लिखा हुआ है स्टैटिन, माइनस दिया है माने इनहिबिट कर रहा है। लिवर के अंदर देख कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल, उसका नाम भी लिखा हुआ है HMG-CoA। देख फोटोग्राफ में देखा आपने, तो स्टैटिन क्या करेगा? HMG-CoA को इनहिबिट करेगा। कौन सा इनहिबिशन? कंपीटिटिव इनहिबिशन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 183 है। तो বুঝতে পেরেছো? हो गया, चलो नीचे जाओ। अच्छा, कौन कौन थोड़ा ड्रग स्टैटिन नामे परिचित? देखो 26 पेज नंबर में जाइए, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है सिम्वास्टिन। सिम्वास्टैटिन देखा आपने, प्रिवास्टैटिन देखा, एवास्ट कमन यूज है एवास्ट। তার মানে কি এগুলো কি বলে? ব্লাড কোলেস্টেরল লোয়ারিং এজেন্ট। আর এর সাথে অ্যাসপিরিন দিলে ব্লাড থিনার হয়ে গেল। অ্যাসপিরিন ইজ আ ব্লাড থিনার। তোমার কেমিস্ট্রির কোশ্চেন এটা, ওটাই তো। কেন एजर्शन होगा तो रीजन क्या है? ब्लड थिनर, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को कम कर देता है, बुझेছো? याद रखना। साइक्लोस्पोरिन हर किसी को पता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज अ फंगस जहां से मिलता है माय डियर, और दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट, टिश्यू ग्राफ्टिंग जो भी होगा तो साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है ना। हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन कलर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पॉटी का जो पानी है उसको कैसे पीना है वही दिखाया। हाँ जी सर, मलेरियल फीवर में एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं ना? हाँ जरूर, बिकॉज मलेरियल फीवर में क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग होना चालू हो गया तो ब्लीडिंग बंद नहीं होता। एस्पिरिन अगर खाता है कोई, क्योंकि ब्लड का विस्कोसिटी अगर कम हो गया, रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि ब्लड का विस्कोसिटी अगर कम हो गया तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा। चलो, माइक्रोब्स इन सुएज ट्रीटमेंट, दैट मींस सुएज जहां पे पॉटी किया हुआ है वो पानी को कैसे पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैटरपिलर। क्यों? हम लोग भी पीते हैं। नदी का पानी में पॉटी नहीं होता है क्या? वो पानी प्योर करके कैसे हम लोग पीते हैं, तो वही सीखना है। तो चलो, अब देख, वेस्ट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा, पहले ही पॉटी का नाम लिख दिया मैंने, भद्र भाषा में लिखा ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना। उसके बाद एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट्स एंड अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, देख लिखा है, দেখতে পাচ্ছিস, এরো দিয়েছি, লিখেছি therefore sewage is passed through STP, sewage treatment plants, to reduce its pollution, তাই তো। चलो नीचे, हेटेरोट्रॉफ, कौन सा माइक्रोब्स है? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, वो काम करता है, उसी से तो डाइजेस्ट किया जाता है। आइए नीचे, प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल प्रोसेस, फ्लोटिंग डेब्रिस, सस्पेंडेड सॉलिड, इसको हटाना है, कैसे? फिल्ट्रेशन करना है, उसके बाद सेडिमेंटेशन करना है। तो फिल्ट्रेशन करके पहले उसको हटा दिया, रॉक्स पेबल्स वो सब हटा दिया, फ्लोटिंग डेब्रिस, प्लास्टिक ये सब हटा दिया, उसके बाद सेडिमेंटेशन कर रहे हैं। अब देखिए सेडिमेंटेशन को क्या क्या हटाया पहले? द फ्लोटिंग मैटर, पॉलिथीन बैग्स, देखो, रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, वही तो बताया मैंने। इसके बाद द फिल्ट्रेट इज केप्ट इन लार्ज ओपन सेटलिंग टैंक्स वेयर द ग्रिट, सॉइल पेबल्स, है ना, स्मॉल पेबल्स, सॉइल एक्सेट्रा प्रेसिपिटेटेड, जो प्रेसिपिटेट हुआ उसको कहते हैं, पेज नंबर 29 में देखो, सेडिमेंट, और एक है सुपरनेटेड। सेडिमेंट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज, और सुपरनेटेड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। उसी सुपरनेटेड को हम लोग लेते हैं फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देखा आपने। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग उसको क्या करेंगे? एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में जाएंगे। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, उसमें इरेशन टैंक होता है, जिसमें प्राइमरी एफ्लुएंट को लेके इरेशन टैंक में क्या होगा? एयर पंप इन करा जाएगा। एयर पंप इन करके क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा, तो बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली देखो, लार्ज नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स विल ग्रो इन द इरेशन टैंक। देखो, দেখতে পাচ্ছিস? Therefore they form a mesh like structure, এটাকে আমরা বলি ফ্লক। What is mesh? It is bacterial and fungal filaments taken together। দেখো স্কোয়ার দিয়ে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ, রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে, ঝড়ের মতো হয়ে যাবে। কিরে উম্মে, बाप रे, अब हास्य देखो, समझ में आया? तो फ्लॉक बन गया। अब फ्लॉक बन के क्या होगा? नीचे देख, ब्रैकेट पे क्या लिखा है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन द मेश लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड फ्लॉक। अब नीचे देख, एरो देख, ड्यू टू इंक्रीज इन द फ्लॉक व्हाट विल हैपन? द माइक्रोब्स गेट डाइजेस्टेड, माइक्रोब्स का ऑर्गेनिक मैटर सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब एकदम नीचे आ जा, ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब से डाइजेस्ट होकर माइक्रोबियल बायोमास बनेगा, मिनरल्स प्रोड्यूस होता है उसके वजह से, लेकिन माइक्रोबियल बायोमास बनेगा, दैट इज एनफ फॉर यू। उसके नीचे देखिए, बीओडी विल गेट रिड्यूस्ड बाय 10 to 15%, reduced to 10 to 15%, माने जो भी बीओडी था वो घट के 10 to 15% में आ गया।
और फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का डेफिनेशन है 1 लीटर ऑफ वाटर ले लो और उसमें बैक्टीरिया दे दो, जितना ऑक्सीडाइज होगा दैट इज बीओडी। डेफिनेशन एनसीईआरटी का है। और आपको पता है कि पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जो है, जो जितना बढ़ेगा बीओडी उतना बढ़ेगा, क्योंकि बीओडी माने कि अवेलेबल ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो गया तो द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड वाटर विल बी मोर। तो बीओडी मोर मतलब क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा, समझे? तो बीओडी विल बी रिड्यूस्ड अप टू 10 to 15%। और फिर देखो द फाइनल प्रोडक्ट इज पास टू सेटलिंग टैंक्स। अब सेटलिंग टैंक में पास किया, नेक्स्ट पेज में जाइए, है ना, पेज नंबर 32 में देखिए, फ्लॉक अंडरगो सेडिमेंटेशन। तो उसमें क्या होगा? सेडिमेंट में फ्लॉक आएगा अलग से, है ना, वो आ गया आपका सेडिमेंट फ्लॉक, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकेंडरी एफ्लुएंट आ गया। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो सेडिमेंट नहीं हुआ, है ना, जो ऊपर रहा सुपरनेटेड रहा, दैट इज सेकेंडरी एफ्लुएंट। और ये जो फ्लॉक आया दैट इज सेकेंडरी स्लज, ठीक है ना, एक्टिवेटेड स्लज, किसी भी बोलो, जेटाई बोलो। एंड एबारे देखो तुम्हें सेकेंडरी जो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी एफ्लुएंट को हम लोग ले गया, वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के पास एक स्टार लगा हुआ है, देखा आपने, और वो स्टार नीचे आपको मिलेगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इसमें आते हैं, पहले सेडिमेंट का फ्लॉक का जो उसको एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे हम लोग। देखो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, पास्ड इनटू लार्ज टैंक व्हिच इज कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। उसके नीचे उसमें क्या होगा? मिथानोजेनिक बैक्टीरिया क्या होगा? इट विल अल्टीमेटली एक्ट एंड विल प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस। पहले एखाने मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बनाएगा व्हिच इज नथिंग बट बायोगैस व्हिच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। আরেকটা হচ্ছে तो बायोगैस जब बनेगा तो एक तरफ सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा और एक तरफ कुछ लिक्विड बनता है, फ्लूइड बनता है, दैट इज यूज्ड एज मैन्योर। क्योंकि बायोगैस प्लांट में भी आप देखोगे देयर आर 2 ओपनिंग्स, एक से बायोगैस निकलता है और एक लिक्विड निकलता है रिएक्शन के बाद। तो वो लिक्विड को हम लोग फार्मयार्ड मैन्योर कहते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन मैंने लिखा, दैट इज यूज्ड एज अ मैन्योर, बुझते पेरेছিস। और वो जो एफ्लुएंट था, वो जो सेकेंडरी एफ्लुएंट था, वो सेकेंडरी एफ्लुएंट को देखो नीचे स्टार लिखा हुआ है, टर्शियरी ट्रीटमेंट पे डाला हम लोगों ने, उसमें क्लोराइड माने क्लोरीन गैस, जर्कोनियम, ओजोन एवं रिवर्स ऑस्मोसिस ये सब करा। उसमें डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, पैथोजन सबको रिमूव किया, टर्बिडिटी ऑफ वाटर को रिमूव किया, एंड द वाटर इज रेंडर्ड प्योर एंड वी कैन डेफिनेटली ड्रिंक इट। तुम्हें जो पानी पी रहा है, तुम्हें को क्या पता है वो पानी में कभी पॉटी था? क्यों? एलन का पानी क्या है? एलन का पानी कुछ अलग है। एलन जो पानी पीता है, हम जो पानी पीता है, ये जो कॉफी बनाया ये पानी से, ये पानी में भी कभी वो था, क्या नाम है, पॉटी था, इसीलिए तो इतना टेस्टी है। चलो, ওরে বাবা হাসছে দেখো, পড়াশোনার নাম নেই, নম্বর পায় না আর হাসছে দেখ। एक्रीटा होते हैं। क्या बेटा? चलो डिमांड, हाई डिमांड ना। अच्छा, इसके नीचे देख प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज का डिफरेंस, उसके नीचे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का डिफरेंस, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये क्लास 12 वाला स्टूडेंट पढ़ेगा जो उसको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो पास করে গেছিস বোর্ডে নাকি? পাস করেছিস? কত পেয়েছিলিস? কত? অল ওভার কত? 91 কে দিলো তোকে? 91% দিয়েছে নম্বর, कैसे मिला? বাবা 91% পেয়েছে। আমাকে একজন বলেছিল আমি মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছি, আমি বললাম তুই কি করে ফার্স্ট হলি? আর সেটা স্পন্টেনিয়াসলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল, दैट बिकेम स्पॉन्टेनियसली। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता था, मुझे याद है 2018 का बात है, और 2018 में एक लड़की फर्स्ट हुई थी और कुछ बिहार से थी वो। अब मैं कुछ बिहार में उस दिन पढ़ा रहा था और बैच में थी बच्ची, अरे बच्ची को फ्लेयर ही नहीं है, गुस्सा आ गया मुझे। क्लास 11 की बच्ची है और एक आंसर किसी ने बोला, मैं तू ये आंसर नहीं दे पा रहा, इतना मार्क्स मिला, तो 656 एक लड़की को मिला था। बोले मुझे क्यों बोल रहे हैं सर, वो लड़की को बोलिए, वो भी तो नहीं दे पाया आंसर। वो नहीं दे पाया तो क्या हुआ? बोले वो तो फर्स्ट हुआ। तू फर्स्ट हुआ कैसे हो गया? स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से आया था, बाद में मुझे खराब लगा, आई शुड नॉट हैव टोल्ड दैट, बट ये नहीं। ये 91 वेरी गुड। 91 और किसको मिला था? 91 किसको मिला था 2017 में? निशिता पुरोहित।
सीबीएसई में 91% आया था, लेकिन एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1, नीट में ऑल इंडिया रैंक 11। तेरा टारगेट है ऑल इंडिया रैंक 11 नीट 2025। क्या सुन के तेरे हाथ से मोबाइल गिर गया में? अरे क्या इंसान है, हर किसी का इतना बेइज्जती करता है। नहीं, रैंक 11 लाना है, ये बेइज्जती है क्या? मोटिवेशन है। तो नेक्स्ट, মিষ্টিটা ভালো ছিল, বুঝলি তো? ভেরি গুড। চোখে জল এসে গেছে? एक लिटमस टेस्ट कर लो। चलो शुरू करें। कैन वी स्टार्ट? चलो, अब देखो माइक्रोब्स यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखा, मिल गया आपको? स्लाइड नंबर 35। Microbes used in the production of biogas produced by anaerobic breakdown of biomass with the help of methanogenic bacteria। अभी ऊपर पढ़ा आप लोगों ने, अभी तो ऊपर पढ़ा आप लोगों ने, है ना? चलो उसके बाद देखो मिथानोजेनिक बायोमास, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन इन ट्रेसेस, H2S एंड नाइट्रोजन इन ट्रेसेस, बुझली तो? लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रहता है, उसका परसेंटेज भी दिया गया है। एनसीईआरटी में एक जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक जगह पे नहीं है, बुझते पारली? लेकिन आपको टोटल मैंने लिख दिया इधर, ठीक है? ऑप्शन जैसे जैसे आएंगे आप उसका आंसर करना, समझे ना बेटा? चलो, इसके बाद देखो स्टेप्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, 3 स्टेप्स, और उसमें 3 स्टेप्स एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट्स, लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन, सबका डाइजेशन, ठीक है? अब देखिए, अब लिग्निन, अब ये नेक्स्ट पेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि लिग्निन क्या है, सेलुलोज क्या है, हेमिसेलुलोज क्या है, वो पढ़ाने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाया था, ठीक है ना? 37 के बाद 38 नहीं पढ़ना है, 37 नहीं पढ़ना है, सीधा जाएंगे हम लोग पेज नंबर 38 में, स्लाइड नंबर 38 में। देखा आपने? तो बायोगैस प्रोडक्शन 3 स्टेजेस हो गया। स्टेज 1 देखिए, स्टेज 1 लिखा हुआ है, फैकल्टेटिव एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स सिंपल मोनोमर्स में कन्वर्ट करेगा। देखा आपने? देखा आपने? क्या पर्पल ना क्या की कलर, वायलेट की बोले, कलरটাকে ভায়োলেট, ও একই, ও জানি না, ও যাই হোক, এই যে কালারটা আছে এই কালারটা দেখে নে। তাহলে কি হলো, কমপ্লেক্স অর্গানিক মলিকিউল सिंपल मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर देख उसका यूज, मोनोमर्स को देख, माइक्रोब्स फर्मेंट करेगा इनटू ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। देख स्टेप 2, स्टेप 3 देख, वही एसिटिक एसिड बाय मिथानोजेनिक बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस मीथेन। गॉट माय पॉइंट? तो 3 स्टेप, नंबर 1 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल मोनोमर्स कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड, ताई तो? एसिटिक एसिड कन्वर्ट टू मीथेन बाय मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। कोई दिक्कत किसी को? मिथानोकॉकस बेसिकली, ठीक है? इसके बाद देखो मिथेनोजेंस, देखो मिथेनोकॉकस आर आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल, इसीलिए गोबर। तो बायोगैस हम लोगों ने प्रोड्यूस करा, उसी तरह से गोबर गैस भी यूज कर सकते हैं हम लोग। क्यों? बिकॉज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल। रूमेन इंटेस्टिनल फोल्ड्स है ना, उधर कैटल में है, तो इसके लिए वो भी गोबर रिलीज करता है, तो वो गोबर को कलेक्ट करके हम लोग गैस प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए गोबर से हम लोग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, रूमिनेंट्स हो गया। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, देखो लिखा है एक्सक्रीटा, डंग ऑफ कैटल और गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, है तो? अब देख उसके नीचे जा, जो एनसीईआरटी का फोटोग्राफ है बायोगैस प्लांट, उसमें क्या क्या है? कंक्रीट प्लांट 10 to 15 फीट, एग्जाम का क्वेश्चन। डेप्थ क्या है? 10 to 15 फीट। देखा आपने? देयर इज अ कवर व्हिच बिहेव्स लाइक अ पिस्टन। बायोगैस कलेक्शन बढ़ेगा तो कवर ऊपर जाएगा, बायोगैस प्रोडक्शन कम होगा तो कवर नीचे जाएगा, है तो? द टैंक हैज एन आउटलेट, है ना, कनेक्टेड टू अ पाइप व्हिच इज सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ बायोगैस। देखो अनदर आउटलेट टू रिमूव द स्लरी। देखा आपने? मैंने आपको बताया था कि बायोगैस प्लांट मतलब जब बायोगैस बनेगा तो एक लिक्विड भी रहेगा, बताया था, दैट इज यूज्ड एज फर्मियर्ड मैन्योर, बताया था ना कुछ देर पहले, दैट इज कॉल्ड स्लरी, SLURRY, समझे ना? देखो लिखा है यूज्ड एज मैन्योर, देखते बच्चिस। और फिर एडवांटेज ऑफ बायोगैस জ্ঞান দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা নিজেরাই পড়ে নেবে, এর তো ঝামেলা নেই কোনো। अच्छा, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट, देखो पेज नंबर 41 का लास्ट लाइन, द टेक्नोलॉजी फॉर द बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्रोडक्शन फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया by Indian Agriculture Research Institute IARI, तो and KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। एग्जाम में कमीशन वर्ड याद रखिएगा, ये गड़बड़ मत कीजिएगा, समझे ना? ठीक है जी।
এবারে চলে আসো यूज ऑफ माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल एजेंट हर किसी को पता है, लेडी बर्ड, बिटल, फिटल वो सब दिया हुआ है ना। तो बायो कंट्रोल एजेंट में वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट सब कुछ है। देखो एग्जांपल में लेडी बर्ड, बिटल आपको पता ही है, एफिड्स में है ना, with red and black marking feed on aphids, dragonfly feed upon mosquito. So this is another example by which malaria can be cured, and malaria ka prevention, sorry cured nahi, prevented, বুঝতে পেরেছো? dragonfly। তারপরে চলে আসো ফাঙ্গাস, ট্রাইকোডার্মা স্পিসিস which is used in the treatment of plant diseases, দেখতে পাচ্ছো? उसके नीचे देख बैक्यूलोफाइरस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट का, है ना। एनपीवी, देयर ऑफ द जीनस एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोस वायरस, বা কোনো কোনো বইতে न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस भी कहता है, कोनो कोनो किताब में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस भी कहता है। और ये कहां पे काम करते हैं? इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, है ना। उसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, क्योंकि कोई एक मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू इरेडिकेट द पेस्ट्स। पहली बात तो है पेस्ट कौन है? पेस्ट है एनीथिंग व्हिच गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अबंडेंस इज कॉल्ड अ पेस्ट। जैसे अब अभी दुनिया में कौन पेस्ट है सबसे ज्यादा? ह्यूमंस। वी हैव ग्रोन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अबंडेंस एंड देयरफॉर वी आर बिहेविंग लाइक पेस्ट्स। तो एनीवे, तो एनीथिंग व्हिच गोज, एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अबंडेंस इज कॉल्ड अ पेस्ट। বুঝতে পেরেছিস? তো এখানে দেখ লেখাও আছে বোধহয়, এই তো লেখা আছে পেস্ট का डेफिनेशन देख, एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अबंडेंस, सब লেখা আছে, কিচ্ছু বাদ দিইনি, है ना। तो একটা मेथड, कोई एक मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू इरेडिकेट द पेस्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट्स। বুঝতে পারলে কি বললাম? वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू इंटीग्रेट। अब देखो उसके नीचे जाओ, पेज नंबर 44 में माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स, उसमें एनपीके के बारे में बात किया गया है। दे आर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। देखो बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन द इंडियन सॉइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर डेफिशिएंट इन द इंडियन सॉइल, इसीलिए दे आर कॉल्ड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, है। तो उसके बाद देखिए सिंपल एंड स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ये जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। सिंपल फर्टिलाइजर क्या है? कंपाउंड फर्टिलाइजर। सिंपल फर्टिलाइजर मतलब कोई एक क्रिटिकल न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा, दैट इज सिंपल फर्टिलाइजर। कंपाउंड फर्टिलाइजर माने, सर कांट हियर यू, कैन नो, एम आई ऑडिबल? Yes sir, no audible. हाँ, तो सिंपल फर्टिलाइजर और स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? कोई एक एनपीके में कोई एक दिया गया, और अगर मोर देन वन दिया गया तो दैट बिकम्स कंपाउंड फर्टिलाइजर और अ मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, है। तो दोनों है। फर्टिलाइजर्स एज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, उसका दो टाइप है, मैन्योर है और बायो फर्टिलाइजर है। आप लोगों को ये पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैंने एक चीज लिखा था आपको, मैन्योर का बेनिफिट क्या है ना, दीज आर डिकेड और सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच आर एडेड टू द सॉइल, फर्टिलिटी इंक्रीज करना, इरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होता है? इफ यू इंक्रीज द ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड इरेशन, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तब जाके फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम होता है, समझे ना। तो ये करता है मैन्योर, समझे ना, ये मैन्योर। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई को दिया जाता है टू एनरिच द सॉइल। तो उसी मैन्योर का जो टाइप है, देखो नीचे लिखा है पेज नंबर 46 में, देखो टाइप ऑफ मैन्योर लिखा हुआ है, उसमें फार्मियर्ड मैन्योर लिखा हुआ है, देखो उसमें स्लरी यूज होता है, देखो लास्ट में देखो गोल किया हुआ है स्लरी, ওইটাই আর কি, শুধু এইটুকু, বাকি চিজে ইউ ডোন্ট নিড অ্যাকচুয়ালি, বুঝতে পেরেছো? কম্পোস্ট আর কম্পোজিট ম্যানিওর, এগুলো সিওয়েজ রিফিউজ, অ্যানিমাল রিফিউজ, মানে মরে গেলে অ্যানিমাল বডি ফডি গুলোকে ইউজ করা হয় এজ হিউমাস, है ना, तो ওই জন্য ম্যানিওর ওটা একটা। বাট দ্য বেস্ট ইজ ग्रीन मैन्योर, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने लिखा है। ग्रीन मैन्योर मतलब छोटा छोटा जो पौधा होता है ना, छोटा छोटा पौधा होता है, दैट इज एक्चुअली प्लाउड अलोंग विद द सॉइल। तो पौधा होने की वजह से क्या होता है, उसका रूट्स है ना, तो पानी खींचता है, एट द सेम टाइम वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो ऑक्सीजन देता है सॉइल को, तो सॉइल को ऑक्सीजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया, देयरफॉर द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, करेक्ट। तो ये है एक्चुअली, दिस इज ग्रीन मैन्योर, বুঝতে পারলি? এটা একদম লাস্টে লেখা है, दे इंक्रीज द क्रॉप yield by 30 to 50%, देखते पाচ্ছিস? ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐड किया है, आप जस्ट देख लीजिएगा ग्रीन मैन्योर है क्या, बस दैट्स इट। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर्स में आइए, और उस फर्टिलाइजर्स में डिस्कशन आप एक बार कर लीजिएगा। हाँ, तो ये कौन सा पेज नंबर है? 49 ना 48 में देखिएगा बायो फर्टिलाइजर्स में क्या है। बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर হিসেবে ইউজ করছি, রাইজোবিয়াম लेगुमिनोसेरियम, है ना, लेगुमिनोसेरियम देखते पाচ্ছি, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, लेगुमिनस प्लांट के साथ रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट एंड देयरफॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इंपॉर्टेंट इन द रूट नोड्यूल्स, है ना, ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, पता है आप लोगों को। तो उसका एक कॉन्सेप्ट है कि रेडिश कलर पिगमेंट रहता है उधर, इसका लेग हीमोग्लोबिन, है ना, उसके बारे में भी चर्चा हो गया। और देख फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ये सब एग्जांपल है। एजोटोबैक्टर याद रखोगे तो बहुत है, उससे ज्यादा नहीं करना है, बाकी एग्जांपल्स आप भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुझते पारले, ওগুলো एक्स्ट्रा। उसके नीचे देखो लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया,
তো অ্যাজোস্পেরিলাম, है ना, এটা দরকার নেই, you don't require this, don't worry, you don't require this। लेकिन पेज नंबर 50 में रिक्वायर है आपका बीजीए एस बायोफर्टिलाइजर, माने साइनोबैक्टीरिया यूज्ड बायोफर्टिलाइजर, बुझते পেরেছিস? तो उसमें क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें एनाबेना नॉस्टॉक ऑस्सिलेटोरिया, ये 3 एग्जांपल्स है, ये फेमस एग्जांपल्स है 3, एनाबेना नॉस्टॉक ऑस्सिलेटोरिया, है ना। पेज नंबर 50 में देखिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे ना। उसके बाद वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माने साइनोबैक्टीरिया विच इज सिम्बायोटिक। ऊपर वाला क्या था, वो फ्री लिविंग था, देख ऊपर वाला है फ्री लिविंग, लेकिन नीचे वाला है सिम्बायोटिक। आपको फ्री लिविंग पढ़ना है, सिम्बायोटिक याद नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए मतलब जरूरी नहीं है। उसके नीचे जाइए, फंजाई यूज एज बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट आता है। माइकोराइजा आपको पता ही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म्स, मतलब विद द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट है। तो उसमें 2 कंडीशन होता है माय डियर, एनसीईआरटी में वो लिखा नहीं है, लेकिन द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड द माइकोबियंट, माइकोबायंट कहते हैं ना, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोमस, द फंगल पार्टनर इज ग्लोमस, है तो, एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट मतलब क्या, जिम्नोस्पर्म। तो उसके साथ अगर माइकोराइजा का एसोसिएशन हो रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है, तो इट कैन बी द जिम्नोस्पर्म, सॉरी द फंगस कैन बी इनसाइड द रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, उसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं, और द फंगस कैन बी आउटसाइड द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसको एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। और मैंने देखो एक्टोमाइकोराइजा के बारे में जब बात किया है माय डियर, तो पेज नंबर 52 नहीं पढ़ना है, वो फंगस का नॉर्मल फीचर है, उसको काट दिया मैंने देखो रेड कलर से। लेकिन पेज नंबर 53 में देखिएगा, आउटसाइड द जिम्नोस्पर्म, देखो फोटोग्राफ बनाया मैंने, हाइफी देख, हाइफी के साथ रूट ऑफ द हायर प्लांट के साथ आउटसाइड है, देख एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड हार्टिक नेट। ये एनसीईआरटी में नहीं है। अगर एक्टोमाइकोराइजा काम कर रहा है माय डियर, then the fungus is outside the body of the root of gymnosperm. The fungus is creating a net-like structure to connect with the gymnosperm and absorb the nutrient. মনে রাখতে হবে, what the fungus obtained from the gymnosperm, what the gymnosperm obtained from the fungus. Fungus obtained carbon and its compounds. বুঝতে পেরেছো, মানে carbohydrates. বুঝতে পেরেছো? And the gymnosperm obtained NPK, inorganic substances. And that is the benefit. কি বললাম বুঝতে পেরেছো? Very important my dear. अब देख, उसमें देख एक्टोमाइकोराइजा होगा तो हार्टिक नेट इज द स्ट्रक्चर विद व्हिच इट गेट्स एसोसिएटेड, ठीक है। अब देखो वो हो गया, हार्टिक नेट के बाद और कुछ नहीं करना चाहिए। अब एंडोमाइकोराइजा का कॉन्सेप्ट अगर सोचोगे तो उस कंडीशन में क्या है, नीचे का फोटो यही है पेज नंबर 54 में। एंडोमाइकोराइजा में देखो फंगस इज इनसाइड द रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, और फंगस इज प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल राउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विथ व्हिच इट इज कनेक्टिंग टू द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, विथ व्हिच इट इज एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। फंगस ले रहा है क्या, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, और जिम्नोस्पर्म ले रहा है एनपीके, बुझते পেরেছো, with the rounded structure which is a vesicular like appearance, বুঝতে পেরেছো। and this is called vesicular arbuscular mycorrhiza because that rounded structure is called arbuscule। देखो मैंने लिखा है, जरूर देखो लिखा আছে নিশ্চয়ই, it forms a vesicular appearance, देखा आपने, हाँ arbuscule देखो लिखा, गोल करके मैंने लिखा arbuscule which is absorbing the nutrient from the gymnosperm, therefore gives a vesicular appearance, देखा आपने। इसीलिए देखो नीचे लिखा मैंने वेसिकुलर आर्बास्कुलर माइकोराइजा और वैम, तो वैम इज रिलेटेड टू एंडोमाइकोराइजा नॉट एक्टोमाइकोराइजा, बुझते पेरेছো। एंड देन नीचे देखो फंगस क्या दे रहा है, पी माने फंगस टू द प्लांट क्या दे रहा है, माने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एनपीके, पी लिखेছি, एन হবে কেও হবে, all are given by the inorganic substances that provided with the fungus, and this provides carbon। देखो বুঝতে পেরেছিস। নেক্সট অ্যাডভান্টেজ অফ বায়োফার্টিলাইজার, নিজেরা পড়বি, এর জন্য কিছু লাগে না টিচার, ডান। বুঝতে পারলে? শোনো, যখন পড়তে চায় না লোকে, যদি এই যে তোরা এতক্ষণ আমাকে শুনলি, 2:35 থেকে স্টার্ট করেছিলাম, 3:20-তে, দেখ আমি যখন পড়াচ্ছিলাম তোরা কিন্তু ফুল কনসেন্ট্রেট করেছিলিস। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড স্টাডি। এইরকম ভাবে তোরা কতক্ষণ পড়িস সারা দিনে চিন্তা কর। এই যে এখন তোরা ছিলিস যেভাবে, এইভাবে তোরা সারাদিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করিস। ওই জন্যই তো কেউ লোক পুরো টাইম ইউজ করে, কেউ লোক করতে পারে না। टाइम तो सবার জন্যই सेम, हर किसी के लिए टाइम सेम है। ये जो कॉन्सेंट्रेट आप लोगों ने करा, ये आप दिन में कितने घंटे करते हो ये सोचो, दैट इज द स्पीड। अभी आप मुझे देख रहे हो, मैंने पढ़ाया, मैं तो फुल थ्रॉटल में कॉन्सेंट्रेट किया था, दैट इज द स्पीड। एक शब्द बोलो जो मैंने नहीं पढ़ाया, ये टोटल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पूरा चैप्टर निपटा दिया। इसको मैं 4 दिन में ही पढ़ा सकता हूं,
इसको मैं 40 मिनट में ही पढ़ा सकता हूं, करा के दिखा दिया आपको अभी। लेकिन दोनों कंडीशन में मैं एक शब्द भी मिस नहीं करूंगा। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। এটা বোঝার চেষ্টা কর যেটা তোরা করিস না। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए, बुझতে পারছো? इसीलिए मैंने आपको कहा पढ़ाई इस लेवल पे करना चाहिए। हेलो उम्मे मैडम। यस सर। ये कॉन्सेंट्रेट दिन में 20 मिनट करते नहीं हो आप लोग। हम लोगों ने करा, कोई स्कोप नहीं था बीच में डिविएट होने का। दिस इज द वे। इसी तरह से पढ़ना होता है बेटा, तभी जाके एक्सेलेंस आता है। একটা চ্যাপ্টার নিয়ে স্যার আমার তো একটা চ্যাপ্টার পড়তে সারা দিন লেগে যায়, 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা আমার একটা চ্যাপ্টার শেষ হয় না। বাজে কথা, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, गलत बात है। आप लोग अगर पढ़ोगे तो स्पीड में अगर पढ़ोगे, कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, 1 घंटा में निपट जाएगा, 1.5 घंटा में निपट जाएगा। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कभी होता ही नहीं है। एग्जाम से पहले जब रिवीजन करते हो तो किस तरह से करते हो, कैसा कंसंट्रेशन रहता है, वैसा कंसंट्रेशन रखो। जब क्वेश्चन बना रहे हो नीट का तो इस तरह से स्पीड में कंसंट्रेशन रखो। यह है कंसंट्रेशन। मैंने भी तो छात्रों के साथ अभी मूव किया, इसी तरह से किया। क्या प्रॉब्लम है? चैप्टर निपटाने में टाइम नहीं लगता। एक भी शब्द है बोलो जो मिस किया मैंने, उल्टे ज्यादा पढ़ाया और आप लोग उसको फॉलो कर रहे थे और दिमाग चल रहा था उसके एट द सेम टाइम। दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टडी। बुझते पेरेছো? क्यों मैंने कल मेरा टाइम नहीं रहेगा, रिवीजन कराएगा, 11th का कोई टॉपिक सर पढ़ाएंगे तो ठीक है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा कल मेरा दिन भर बैक टू बैक मीटिंग्स है। तो इसीलिए मैंने, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कराना, मैं करा दिया। और मैं काम कर लेता हूं, किस तरह से मैं कराऊंगा वो तो मेरे ऊपर है। जैसे अब देखा आपने, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। किसी सेंटर में अचीवर बैच का सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं पूछो पैन इंडिया में। और अचीवर फेस 5-6 तुम लोग का ना 4-5 4-5 ना, अचीवर 3-4 सॉरी 3-4-4-5 तो नहीं है। 3-4 तो द शेड्यूल्ड सिलेबस कंप्लीशन ছিল মার্চ মাসের এন্ডে বোধহয়। হ্যাঁ, তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কমপ্লিট হতে একটু টাইম লাগবে, কি এক্সট্রা ক্লাস পেয়ে যাবে, এখন তো সুবিধা হয়ে গেল। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। हाँ बोलो, जल्दी जाइए। Sir, the test you told, which was based on 11th full syllabus, when it is exactly? 16. The date? डेफिनेटली पेपर करेक्शन है कि नहीं वो तो देखना ही पड़ेगा। करेक्शन में क्या है, सही किया है कि गलत किया है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर है? माइक्रोब्स। ये सब मेजर ही है, ये सब जो मैंने दिया सब मेजर। मैं तो फुल सिलेबस का पक्ष में हूं, इसीलिए 4 एग्जाम करवा के फिर फुल सिलेबस हर एक। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, वो भी आपको दे देंगे हम। यही शेड्यूल है, ये भी आपको ये एडिशनल है हर किसी के लिए। ये जो दिया नॉर्मल शेड्यूल आपका जो है वो तो है ही, उसके साथ ये एडिशनल है। इसमें भी 27, 28, 30 एग्जामिनेशन है। इसमें
टोटल इंडिया का सिलेबस मैंने एग्जामिनेशन पंच किया हुआ है, इसीलिए तो मैंने बोला। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक वेडनेसडे होगा, बीच में भी होगा, तो उस दिन आपको एग्जाम देना है आके, अगर आप देना चाहते हो तो। समझे না? ওইটাই তো, এগুলো এখান থেকেই শুরু করে দিলাম, 16 ফেব্রুয়ারি থেকে স্টার্ট করে দিলাম, একদম মার্চ করে দিয়ে পুরো এপ্রিল এন্ড অব্দি টেনে দিয়েছি। এটা যখন অরিজিনালি এটা আসবে, ইউ উইল সি ইট উইল এক্সটেন্ড টিল এপ্রিল 10th, এপ্রিল এন্ড। বুঝতে পেরেছিস? ইভেন মে মাসের বোধহয় 4 তারিখে পরীক্ষা, না মে মাসে নেই, 31 তারিখ, 30 এপ্রিল, 28 এপ্রিল, 29 এপ্রিল লাস্ট। বুঝতে পেরেছিস? তো ऐसे ही है। हाँ, एक पेपर शेयर कर रहे हैं। तुम लोग अचीवर प्लस हो, फेज 1-2 के तुम्हारे साथ ही होता है? 1-2 का बच्चा क्या तुम लोगों के साथ देता है एग्जाम? ये पेपर दे रहे हैं, आंसर की भी शेयर कर देंगे। ये पेपर एग्जाम देके फिर जाना घर, इधर बैठ के कंप्लीट करके फिर जाना घर, ठीक है? এটা হয়ে গেলে आंसर की চেয়ে নিবি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, चलिए करिए आप लोग।